नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। इससे पिछली वीडियो में जब हमने लाइव सेशन किया था हाउ टू फाइट विद डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है या फिर अपने फैमिली मेम्बर को उस डिप्रेशन से कैसे बाहर लेकर आना है, उन चीज़ों को लेकर हमने छोटी छोटी चीज़ें समझी थी। डायरी किस तरह से लिखनी है, कैसे अपना रूटीन प्लान करना है और वो सब। उसी सेशन को लेकर कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है कि जानने बहुत ज़रूरी है। सवाल कुछ अनकॉमन नहीं है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के यही सवाल होंगे, जैसे नेगेटिव थॉट्स से बाहर कैसे आए। जब दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव चलता रहता है, कभी लोगों को लेकर नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, कभी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों के साथ होते हैं जहाँ पर हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कभी उन लोगों के साथ रहकर बहुत डिप्रेसिव फीलिंग आती है, बहुत गुस्सा फील होता है, जैसे आउट ऑफ प्लेस फील होता है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों, जब कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दिमाग में बहुत कुछ जब नेगेटिव घूमता है, ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं जहाँ पर आपको आउट ऑफ प्लेस फील होता है या फिर किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट फील होता है, उस स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। यही गलती हम अक्सर कर देते हैं कि हम जब कभी ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जहाँ पर हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम उनकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कभी उनकी छोटी सी बात पर बहुत बुरी तरह से हम भड़क जाते हैं या गुस्सा कर देते हैं, या फिर कभी कभी खुद की ही बातों से बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते एग्जैक्टली गुस्सा किस चीज़ का है। गुस्सा वहाँ पर अनकम्फर्ट का होता है, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं या जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, उस स्थिति से बाहर ना आ पाने का वो गुस्सा होता है, जो कि कहीं और ही निकल जाता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बंद करना है। और रिएक्शन को बंद करना कैसे है, अब आपका दूसरा सवाल कि मैम आप कहते हो कि किसी तरह से भी रिएक्ट नहीं करना है। तो सवाल था कि जब हम रिएक्ट नहीं करते तो हम सप्रेस फील करते हैं, यानी कि अंदर ही कुछ घुटा घुटा सा महसूस करते हैं। तो इस चीज़ का जवाब है कि जब आपको किसी भी चीज़ को लेकर सप्रेशन होता है, आपको लगता है कि मैं घुट रही हूँ, मुझे दबाव हो रहा है, उस स्थिति में हर दिन एक चीज़ मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, जर्नलिंग। जब हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही नहीं लिखना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल हम हर दिन लिखते हैं जिसमें हम अपनी हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं। उसी तरीके से जर्नलिंग करनी है, यानी कि आज मान लीजिए आपको जो भी चीज़ बुरी लगी है, जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, दुख दे रही है, उस चीज़ को लिखें पेपर पर। कोशिश करें ब्लैक पेन से लिखें, और जो भी थॉट्स आपके मन में है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लगते, आपको कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आपको किसी भी तरीके से जो डिस्टर्ब करते हैं, आपके हज़ार बार अच्छा करने के बावजूद वो लोग कहीं आपको डोमिनेट करते हैं, कहीं आपको हमेशा गलत साबित करने में लगे रहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको रिएक्ट करके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नुकसान आपका ही होगा। इसलिए उसका वे आउट क्या है? उसका वे आउट है कि जब आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, उसको लिखें। क्या ऐसा थॉट मन में आ रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? जब आप इन थॉट्स को लिख रहे हैं तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछेंगे, चाहे तो लिखें इस सवाल को, What exactly do you want in your life? इस डिस्टर्बिंग थॉट की जगह पर अगर भगवान जी आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप एग्जैक्टली लिखें कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से परेशान हैं और उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो लिखें उसे, उनके साथ ABCD के साथ मेरे रिलेशनशिप अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, और उनका जो व्यवहार था, फॉर एग्जाम्पल वो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं और आप चाहते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएं, तो आप उसको लिखें, उनके साथ मेरे रिलेशनशिप सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। अब डोमिनेंस की जगह अंडरस्टैंडिंग आ गई। यानी कि जब आप उन डिस्टर्बिंग थॉट्स को लिख रहे हैं, तो उसको लिखने के बाद थोड़ी देर बैठिए और खुद से पूछिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, इसकी जगह क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, और जो कुछ भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको खुलकर लिखें। जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपका मूड धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस सॉल्यूशन को लिख चुके होंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर बैठना है और इस सॉल्यूशन को विजुअलाइज करें। यानी कि अगर आपने ऐसा लिखा है कि आप उनके साथ अब बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं,
क्योंकि वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप आराम से बैठिए और आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए किस तरह से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल था एक रिलेशनशिप को लेकर। इसके अलावा कोई भी और डिस्टर्बिंग थॉट हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, जो भी है उसको इसी तरीके से आप पहले प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन जो आप चाहते हैं वो लिखेंगे, और फिर थर्ड स्टेप में उसको बैठेंगे और विजुअलाइज करेंगे। जब आप ये लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि इन 3 स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम लिखना, उसका सॉल्यूशन लिखना और फिर उसको विजुअलाइज करना, इसी के साथ कम से कम 7 डेज इस प्रैक्टिस को जरूर करेंगे, क्योंकि 7 डेज के अंदर अंदर आपको खुद में एक चेंज नजर आएगा। इसी प्रैक्टिस के साथ जब 8th डे आपका होगा तो उस 8th डे में एक स्टेप और जोड़ना है आपको, एंड दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। प्रैक्टिस क्यों कह रही हूं? क्योंकि वो सिर्फ एक दिन नहीं करना है आपको। एक दिन में कोई किसी को माफ नहीं कर सकता जब गलतियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसलिए फॉरगिवनेस की ये जो प्रैक्टिस है, इसको कम से कम नेक्स्ट 7 डेज हो गए, 14 डेज, तो दिनों से नहीं घबराएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें बहुत समय लगाती हैं जाने में। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखनी है, क्योंकि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। और यकीन मानिए कि ये एफर्ट टाइम लगाता है लेकिन बहुत परमानेंट रिजल्ट्स देता है। ये मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब चीज़ें आप बहुत एफर्ट के साथ करते हैं, बहुत प्रयास के साथ जब आप चीज़ों को करते हैं ना, तो ये बहुत परमानेंट आपके जीवन में काम आती हैं और आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स इसके देते हैं हमेशा के लिए। आज एक रिश्ते को ठीक कर रहे हैं, कल को आने वाले जीवन में ये प्रॉब्लम्स पहले तो आपको फील ही नहीं होंगी, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। दूसरी, ये जो स्टेप आप 8th डे ऐड कर रहे हैं, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फॉरगिवनेस आपको हर दिन करनी है। इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि जब आप घर लौटते हैं अपने सारे कामों को कर कर, सोने से पहले पूरा दिन को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और पूरा दिन भर अगर किसी से कोई नाराज़गी है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, किसी का कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो अपने मन में उनके प्रति गुस्सा रख के आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्लीज़ उस गुस्से को उसी दिन, उसी क्षण फॉरगिव कर दीजिए। अब इसी फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते समय हो सकता है कि बहुत बार आपका मन रेजिस्ट करे, यानी आप माफ़ी देना चाहते हैं लेकिन मन माफ़ नहीं कर पाता। बार बार वो थॉट्स आएंगे कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये अच्छे नहीं है, उनका अच्छा बर्ताव भी आपको बुरा लग रहा होगा, उनका चेहरा देखकर भी आपको दुख या दर्द या गुस्सा महसूस हो रहा होगा। तो कोई बात नहीं, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें समय लगता है। दूसरी चीज़, जब आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत से लोगों को इस प्रैक्टिस के दौरान खुद के अंदर वो गिल्ट की भावना आ जाती है, यानी अपने ही लिए वो कहीं एक गिल्ट की भावना कि क्यों मैंने ऐसा किया, इनको मैंने ऐसा क्यों कहा, या उस स्थिति में ऐसा क्यों हो गया। अपने लिए वो गिल्ट की अगर भावना आती है तो इस फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस सबसे पहले खुद से शुरू करें, क्योंकि अगर खुद को नहीं माफ़ कर पाएंगे तो दूसरों को कैसे माफ़ करेंगे। इसलिए ये फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस सबसे पहले खुद के लिए, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस थिंग। जो भी आपके मन में जिस भी प्रॉब्लम को लेकर आप ये कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए सबसे पहले खुद को माफ़ करें। अब इन्हीं प्रैक्टिसेस को करने के साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जीवन में आपको अगर कोई भी ऐसी गलती याद है जब कभी आपसे गलतियां हुई हो सकता है ये गलती अपने पेरेंट्स के प्रति हुई हो, किसी फैमिली मेंबर के प्रति हुई हो, किसी दोस्त के प्रति, किसी के भी प्रति अगर आपसे गलती हुई है जो आपको आज तक जीवन में बहुत बार याद आती है कि मुझसे उस समय वो गलत हो गया, उस गलती को चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो ऐसे ही उसे याद करें और आंखें बंद करें, खुद से पूछें, भगवान जी अगर सामने हो तो क्या उस गलती के लिए आप क्षमा चाहेंगे, भगवान जी से माफ़ी मांगना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि जीवन में जब हम अपनी गलतियों को एहसास करते हैं तो हम बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहते हैं। और उस गलती के लिए क्या आप चाहते हैं भगवान जी आपको माफ़ कर दें? क्योंकि कभी कभी गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और अगर कोई ऐसी गलती भी याद आती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट मन में आता है, तो इस गिल्ट के लिए आज बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गलतियां ना की हो। इसलिए अपने आप को जीवन में बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स मत समझें,
जीवन में आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, हम सभी ने गलतियां की हैं। जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो। इसलिए जब आप उस गलती के लिए माफ़ी डिज़र्व करते हैं, जब आपको लगता है कि भगवान जी आपको बस एक बार माफ़ कर दें, आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो ये सोचें कि जिन्होंने आपके प्रति कोई गलती की है, जिनसे आप नाराज़ हैं, उन्हें भी ऐसी ही माफ़ी दे दें। वो मांगे या ना मांगे, लेकिन आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि आप हल्के हो जाएंगे। आपने खुद को उन बेड़ियों में बांधा है। जब हम दूसरों से नाराज़ होते हैं तो एक्चुअली में हम खुद को ही परेशानी दे रहे होते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी के प्रति गुस्सा आता है तो उनको फॉरगिव करने की वो प्रैक्टिस जारी रखिए। अब इसी में एक चीज़ और ऐड करनी है आपको। जब ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं जो कि आपको डोमिनेट करते हैं, जो कि आपको दुख देते हैं, कहीं ना कहीं आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, आपने उनको माफ़ तो किया, लेकिन उसके बाद भी अगले दिन वो मिलते हैं तो फिर से वही बर्ताव, फिर से वही बिहेवियर। तो आपको क्या करना है? उन लोगों के साथ जो कुछ आज तक हुए उसके लिए तो माफ़ करना ही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके अच्छा करने का बाद भी आपके साथ कहीं गलत होता है, तो अपने डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। उनके साथ कुछ गलत नहीं करना है, ना तो गलत अपने एक्शंस में, ना शब्दों में, ना ही विचारों में। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना डिस्टेंस उनके साथ बढ़ा लीजिए। जब हम डिस्टेंट रहने की बात करते हैं, यानी दूर रहने की बात करते हैं, तो यहाँ पर दूर फिजिकली दूर रहने से नहीं है। आप हो सकता है एक ही जगह पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को दूसरों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है आपने। वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि वो डिस्टेंस इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको वो हीलिंग पीरियड चाहिए। खुद को हील करने के लिए आपको वो डिस्टेंस अभी लाना पड़ रहा है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिश्तों में दूरियां ला रहे हैं। इस दूरी का मतलब खुद के माइंड पर ये लेकर चलना है कि ये दूरी मैंने आज इसलिए मेंटेन की है क्योंकि मुझे इस रिश्ते को हील करना है, मुझे खुद को भी हील करना है, इस रिलेशनशिप को भी हील करना है, और इस व्यक्ति को भी हील करना है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा कि ये मुझे कितना दुख दे रहा है। इस माइंडसेट से हमें आगे चलना है। जब आपने दूसरे के साथ खुद को थोड़ा सा डिस्टेंट रख लिया, अब आपको क्या करना है, हमेशा जब कभी उस व्यक्ति का थॉट आता है या उस प्रॉब्लम का ख्याल भी मन में आता है, तो उस व्यक्ति को ब्लेस करें कि हे प्रभु, वो नहीं जानता कि वो मुझे कितना दुख दे रहा है, वो नहीं जानता कि वो जीवन में क्या कुछ मेरे साथ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस व्यक्ति के साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से क्षमा करती हूँ। जब आप दूसरे को हर समय क्षमा देंगे ना, क्षमा के साथ ब्लेस करें उसे, हे मेरे प्रभु, उन्हें ब्लेस करें। हमेशा वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, खुश रहे, और उन्हें सद्बुद्धि दें। प्रभु से बस यही चीज़, उनके लिए पॉजिटिविटी ही मांगनी है, कभी उनके लिए गुस्सा नहीं मांगना है, कभी उनके लिए बद्दुआएं नहीं देनी है, क्योंकि उसमें आप खुद का क्या नुकसान कर रहे हैं, खुद को उनके साथ कार्मिक रिलेशन में बांध रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंट पीरियड है, ये बहुत कमाल का पीरियड होता है, जिसे वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये डिस्टेंट पीरियड आप अपनी हीलिंग के लिए यूज़ करेंगे। एक तरफ आप उन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर रहे हैं, गुस्से को हटा रहे हैं, नाराज़गियाँ छोड़ रहे हैं, सब कुछ नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको, जब आप इतनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो अपने अंदर वो जगह खाली कर रहे हैं, उस खाली जगह में पॉजिटिविटी को फिल करना है। और कैसे करना है? कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एक पूछते हैं, कितने दिन करना है? तो 11 दिन करना है आपको। 11 डेज विदाउट ब्रेक आपको ये सब चीज़ें करनी है। नंबर 1, मेडिटेशन दिन में 2 बार ज़रूर करनी है। आप ज़्यादा करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन से पहले छोड़ना नहीं है, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मेडिटेशन का टाइम बिल्कुल फिक्स करना है। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर सुबह 5 बजे करते हैं तो 5 बजे ही करनी है, 6 बजे करते हैं तो 6 बजे ही करनी है। आप में से जो लोग लाइव जुड़ सकते हैं तो 6 बजे हम अगले 11 दिनों तक विदाउट एनी ब्रेक कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर जुड़ पाएँ। उसके अलावा शाम को सोने से पहले आप मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं, किसी कारणवश हम जुड़ पाए लाइव, तो रिकॉर्डिंग आपके पास ज़रूर आएगी। तो आप उन रिकॉर्डिंग्स के साथ अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस बिल्कुल एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे अभी। उसके अलावा ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको हर दिन लिखना है, सोने से पहले। दिन में किसी भी समय लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको पूरे दिन भर समय नहीं मिला तो सोने से पहले उसको लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में पिछले 3 दिन का लिख लिया, नहीं।
हर दिन का ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको अलग अलग लिखना ही है। उसके अलावा आपको वाटर टेक्निक ज़रूर करनी है, वाटर को चार्ज ज़रूर करना है। वाटर में आप चाहे तो जितनी भी हमने टेक्निक्स सीखी हैं उन सभी को अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली करनी है। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए जो आप एफर्मेशंस लिखना चाहते हैं उनको खुद बनाइए। पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, जो भी जॉब को लेकर, कोई नया रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर, जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं अपने लिए 11 एफर्मेशंस ज़रूर बनाएंगे। और अगले 11 दिनों तक इन 11 एफर्मेशंस को डेफिनेटली हर दिन करना है, विजुअलाइज करना है, लिखना है। जी हाँ, हर दिन लिखना है। अब एक सवाल आ गया होगा मन में, क्या हर दिन लिखना है? बिल्कुल हर दिन लिखना है। मैम इतना सारा होमवर्क? बिल्कुल इतना सारा होमवर्क, क्योंकि जीवन भी तो सुंदर बनाना है और हर चीज़ को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है। लेकिन यकीन मानिए ये एफर्ट आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। आपको अगर ये टिप्स अच्छे लगे हों तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी ये शेयरिंग किसी और के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आ सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।